डायरेक्टर किम भी सोचने लगे कि उनका हॉस्पिटल का बिल किसने भरा था। पहले तो उन्हें लगा कि ये बिल डायरेक्टर चोई ने भरा होगा, क्योंकि उन्हें ही उनकी मदर की इलनेस के बारे में पता था। मगर ये होने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि डायरेक्टर चोई पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स को अलग ही रखते हैं। तो क्या ये सीईओ वू ने करा था? क्योंकि डायरेक्टर चोई के अलावा उन्हें ही उनकी मदर की सिचुएशन के बारे में पता था। डायरेक्टर किम ने भी जब थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचा, तो उन्हें भी पता था कि सीईओ वू को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था, और वो इस तरह के इंसान नहीं है जिन्हें दूसरे पर्सन की फीलिंग के बारे में पता होगा। सीईओ वू ने ही एक तरह से डायरेक्टर किम को ब्लैकमेल करा था, तो ये सीईओ वू तो नहीं हो सकते। ये सोचते हुए मैनेजर किम एचएस के पास आ गए थे। एचएस ने डायरेक्टर किम को ग्रीट करा। डायरेक्टर किम ने बताया कि वो कुछ समय से बिजी थे और सॉन्ग की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। एचएस ने बताया कि एनिमल आइलैंड का ओएसटी कंप्लीट हो गया था और सॉन्ग को इंजीनियरिंग टीम को भी दे दिया गया था। मैनेजर किम ने जो वहां पे गाना चल रहा था उसके बारे में पूछा। एचएस ने बताया कि एचएस ने ये एक स्प्रिंग के ऊपर नया गाना बनाया है। डायरेक्टर किम ने बताया कि ये गाना बहुत ज्यादा अच्छा था और नए सीजन में ये गाना हिट हो सकता था। डायरेक्टर किम ने भी कहा कि एचएस बहुत समय से स्टूडियो में ही थे और उनके बिजी शेड्यूल के साथ वो इतने अच्छे गाने प्रोड्यूस करते जा रहे थे। यहाँ डायरेक्टर किम सीईओ वू से एक मैसेजेस पे बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या उनका प्रपोजल अभी भी वैलिड था। सीईओ वू ने बताया कि उनका ऑफर वैलिड था और क्या डायरेक्टर किम इंटरेस्टेड थे। डायरेक्टर किम ने पूछा कि अगर वो एचएस को अपने साथ लेके आएंगे तो क्या वो अपनी सैलरी को नेगोशिएट कर सकते हैं। डायरेक्टर किम भी मैसेजिंग के टाइम इस सिचुएशन को जल्दी रैप अप करना चाहते थे। डायरेक्टर किम एचएस को बता रहे थे कि उन्हें पता चला कि उन्हें कंपोजर एसोसिएशन से इनविटेशन आया था, तो क्यों ना वो वहां जाके उसे अटेंड करे। मगर एचएस ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। डायरेक्टर किम ने तभी वहां पे रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर देखे, तो उन्होंने एचएस को कहा कि वो ज्यादा स्पेकुलेशन ना करे और वो जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। एचएस ने बताया कि वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि उन्होंने 6 महीने पहले ये घर खरीदा था और वो इतनी जल्दी मूव कर रहे थे। एचएस ने इस बात पे एक नॉर्मल एग्रीमेंट दिया। डायरेक्टर किम ने एचएस की इस बात पे उनके लिए तारीफ करी और बताया कि उन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट खत्म करा है, तो वो अपने आप को ज्यादा बिजी ना रखें। और ये बात क्या है कि डायरेक्टर किम वहां से जा रहे थे। एचएस ने डायरेक्टर किम से पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रहे थे। डायरेक्टर किम ने बताया क्योंकि एचएस का ओएसटी रिलीज होने वाला था और उन्हें पीआर डिपार्टमेंट में जाके सभी लोगों को उनका काम समझाना था। एचएस ने भी कहा कि उन्हें प्रमोशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हिट ही होने वाला था। एनिमल आइलैंड का ओएसटी रिलीज हुए 3 दिन हो चुके थे। ये एल्बम एलएस एंटरटेनमेंट के आर्टिस्ट की नहीं थी, तो कंपनी ने इस पे पूरा फोकस नहीं करा था। मगर जो लोग एचएस से क्लोज थे उनके लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। जापान में भी ओएसटी पे बहुत अच्छे रिएक्शंस आ रहे थे। डायरेक्टर किम भी लगातार एचएस को उनके स्टूडियो पे आके अपडेट्स दे रहे थे। डायरेक्टर किम ने एचएस को बताया क्योंकि ये सॉन्ग एक ऑफिशियल पब्लिक रिलीज नहीं था, तो वो इतनी जल्दी एक्यूरेट रिजल्ट्स तो नहीं दे सकते थे, मगर यूजर से रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे थे। डायरेक्टर किम ने एचएस को बताया कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा था, तो क्यों ना वो कैफेटेरिया में जाए और बिल इस पर वो देंगे। एचएस ने भी डायरेक्टर किम से पूछा कि क्या वो कैफेटेरिया को लेकर शो ऑफ कर रहे थे। डायरेक्टर किम एचएस को कैफेटेरिया को लेकर बढ़ा चढ़ा के बताने लगे और कैफेटेरिया की वैल्यू को बढ़ा रहे थे। एचएस ने कहा कि उन्हें ये बातें पता थी और डायरेक्टर किम से पूछा क्योंकि वो दोनों ही एक अच्छे मूड में थे, तो क्यों ना वो बाहर जाके खाना खाए। डायरेक्टर किम ने भी एचएस की इस बात पर थोड़ा सोचा और एचएस से पूछा कि क्या बिल एचएस देने वाले थे। एचएस ने बताया कि ऑफ कोर्स वो बिल स्प्लिट ही करने वाले थे। डायरेक्टर किम ने एचएस से कहा कि अमीर लोग ज्यादातर ऐसा ही होते हैं। डायरेक्टर किम एचएस के साथ उनके नए अपार्टमेंट की लोकेशन पे आ गए थे। डायरेक्टर किम ने एचएस से कहा कि डिनर तो एक एक्सक्यूज ही था और वो वहां पे शो ऑफ करने आए थे। एचएस ने भी डायरेक्टर किम से कहा कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे। डायरेक्टर किम ने एचएस को बताया कि उनके नए अपार्टमेंट की लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी। एचएस डायरेक्टर किम को अपार्टमेंट का एक टूर दे रहे थे। डायरेक्टर किम ने भी देखा कि अपार्टमेंट के बाहर बहुत अच्छा व्यू था और कह रहे थे कि जगह बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। एचएस ने डायरेक्टर किम से पूछा कि क्या वो वहां पे रहना चाहते थे। डायरेक्टर किम ने कहा कि बहुत ज्यादा सिली क्वेश्चन था, क्योंकि वहां पे कोई भी रहना चाहेगा। एचएस ने डायरेक्टर किम से फिर से पूछा कि क्या वो वहां पे रहना चाहते थे। डायरेक्टर किम ने एचएस से कहा कि वो उनके साथ मजाक ना करें। एचएस ने बताया कि वो मजाक नहीं कर रहे थे। डायरेक्टर किम ने कहा कि अगर वो मजाक नहीं कर रहे थे तो ये बहुत ज्यादा बुरी बात थी और एचएस को बताया कि अगर वो इंडस्ट्री में ऐसे ही एक्ट करेंगे तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लालची लोग एचएस के पीछे आ जाएंगे। एचएस ने डायरेक्टर किम को बताया कि वो लालची नहीं थे और उन्होंने ये घर एज ए इन्वेस्टमेंट खरीदा था और घर पे कोई भी लोन भी नहीं था, तो उन्हें कोई टैक्स भी नहीं देने थे। और एचएस को बताया कि उन्हें ये पता ही होगा कि क्लोज रिलेशनशिप में फाइनेंशियल मैटर को अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। एचएस ने डायरेक्टर किम से कहा कि अगर रिलेशनशिप क्लोज है तो उनका अच्छी तरह से ध्यान भी रखना चाहिए और इसी बात पे क्यों ना वो एक मंथली रेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। डायरेक्टर किम ने बताया कि एक सैलरी वाला पर्सन इस प्लेस को रेंट पे तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। एचएस ने डायरेक्टर किम को कहा कि क्यों ना वो पहले डॉक्यूमेंट को देखें और फिर इस बात को डिसाइड करें। डायरेक्टर किम बात को टाल रहे थे और एचएस को बता रहे थे कि वो किसी और को ढूंढते थे। एचएस ने डायरेक्टर किम से फर्म होकर बोला कि वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि वो इतने जिद्दी क्यों हो रहे थे। एचएस ने बताया कि वो रेंट में इंटरेस्टेड
नहीं थे, और क्यों ना बस एक बार डायरेक्टर किम उनका रेंट का कॉन्ट्रैक्ट देखें। डायरेक्टर किम ने भी जब रेंट का कॉन्ट्रैक्ट देखा तो रेंट बहुत ज्यादा कम था, और एचएस से पूछा कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे। और यहाँ वापस मैसेजेस में डायरेक्टर किम ने सीईओ वो से पूछा कि क्या उनका ऑफर वैलिड था और क्या वो सैलरी को नेगोशिएट कर सकते थे कि अगर वो एचएस को अपने साथ लाएं। डायरेक्टर किम ने ये मैसेज लिखा ही था, मगर ये मैसेज उन्होंने क्लियर करके एक और मैसेज लिखा और पूछा कि क्या वो एचएस के बिना ट्रांसफर कर सकते थे। सीईओ वो ने बताया कि वो चाहते तो ये थे कि वो साथ में आए, मगर उन्होंने ये भी कहा कि एचएस उनकी पूरी वर्थ नहीं थे। और सीईओ वू और डायरेक्टर किम ने फ्राइडे को एक मीटिंग सेट कर ली थी। डायरेक्टर किम भी सोच रहे थे कि उन्होंने एचएस को कुछ देर के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी, तो क्या वो सच में इस चीज को रिसीव कर सकते थे। और उन्होंने एचएस से कहा कि ये डील एचएस के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर थी। तो एचएस ने पूछा कि क्या ये लॉस वो अपने फ्यूचर के लिए ले रहे थे, क्योंकि एचएस को ये चीज एक इन्वेस्टमेंट दिख रही थी, और अगर डायरेक्टर किम यहाँ पे रहेंगे तो वो कंपनी के भी ज्यादा पास होंगे और वो एचएस का अच्छी तरह से ध्यान रख पाएंगे। डायरेक्टर किम ने भी जब एचएस की इस बात पे सोचा तो उन्होंने एचएस से पूछा कि क्या एचएस ये चाहते थे कि वो उनके लिए रोज स्टूडियो में खाना लेके आए। एचएस ने भी मजाक करते हुए कहा कि उनका प्लान पकड़ा गया। डायरेक्टर किम के पास वहाँ पे कुछ भी वर्ड्स नहीं थे, तो उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद एचएस से पूछा कि क्या वो वही थे डैडी लॉन्ग लेग जिन्होंने उनकी मदर का बिल भरा था। एचएस ने डायरेक्टर किम से उनकी बात का मतलब पूछा। डायरेक्टर किम वहाँ से जा रहे थे तो एचएस उन्हें पीछे से कह रहे थे कि अगर वो वहाँ से जाएंगे तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस होगा, और डायरेक्टर किम के बिना एचएस अपनी 100% एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एलएस एंटरटेनमेंट को भी बहुत बड़ा लॉस होगा। डायरेक्टर किम ने भी कहा कि वो बात को समझ गए थे और वो उनकी कंपनी और उनके कंपोजर को लॉस में तो नहीं छोड़ सकते थे, तो क्यों ना वो उनके लैंडलॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स को स्टैम्प करें। डायरेक्टर किम ने भी देख लिया था कि वो एचएस को छोड़ के तो नहीं जा सकते थे, और फ्राइडे को जब वो सीईओ किम से मिल रहे थे, सीईओ किम डायरेक्टर किम से उनके ऑफर के बारे में पूछ रहे थे, मगर डायरेक्टर किम ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। सीईओ किम ने ये बात एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और उन्होंने डायरेक्टर किम से पूछा कि क्या इस बात का कारण ये था कि वो डायरेक्टर चोई को धोखा नहीं देना चाहते थे, और बताया कि वो उनकी जिम्मेदारी को समझ सकते थे, मगर उनका अगर माइंडसेट यही रहा तो वो इस इंडस्ट्री में ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। डायरेक्टर किम ने बताया कि वो अपने इमोशंस पे जजमेंट नहीं ले रहे थे। सीईओ वू ने फिर पूछा कि उनके ऑफर को रिजेक्ट करने का कारण क्या था, और उन्हें भी पता था कि उनकी मदर की सर्जरी और हाउसिंग कॉस्ट कम नहीं थे। डायरेक्टर किम ने बताया कि वो पैसे के लिए किसी कोई भी गलत काम नहीं कराना चाहते थे, और वो ये भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि वो उनके सिचुएशन को देख के उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर डायरेक्टर किम की जो भी प्रॉब्लम थी वो उनको खुद रिजॉल्व कर सकते थे, और सीईओ वू को इस बात की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्टर किम ये बात कहकर चले गए थे, मगर ये रिजेक्शन सीईओ वू को बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं लग रहा था। एचएस यहाँ पे टीचर ली के साथ एक मैच खेल रहे थे। टीचर ली एचएस से पूछ रहे थे कि क्या वो फ्यूचर में भी दूसरों को एक काइंडनेस दिखाएंगे। एचएस ने बताया कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और एचएस के पास कोई भी कारण था कि वो अपने कमाए हुए पैसे किसी को भी देंगे। तो टीचर ली ने एचएस से पूछा कि क्या ये पर्सन उनकी फैमिली के जैसा था। एचएस ने बताया कि बात ऐसी नहीं थी, मगर इस बार उनकी पोजीशन थोड़ी अलग थी, और बताया कि किसी इंसान का दिल वो पैसे से तो नहीं खरीद सकते थे। टीचर ली ने एचएस से पूछा कि क्या ये वो बात सिंसियरली कह रहे थे। एचएस ने बताया कि वो उन्होंने फुलफिल कर दिया था जो उस इंसान को सबसे ज्यादा चाहिए था, और अगर डायरेक्टर किम को मनी के अलावा कुछ और चाहिए होता और अगर एचएस वो दे सकते तो उन्हें वो दे देते, क्योंकि मनी उनके लिए सिर्फ एक जरिया ही था। टीचर ली ने एचएस को केयरफुल होने के लिए कहा, क्योंकि एचएस को नहीं पता था कि कब उन्हें धोखा दे देगा, और इस बात पे फैमिली भी एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती थी। एचएस ने भी बताया कि वो भले ही किसी पर्सन का दिल तो नहीं खरीद सकते थे, मगर वो उम्मीद तो यही कर सकते थे कि वो उस इंसान की जिंदगी को थोड़ा और जीने लायक बनाए। एनिमल आइलैंड एक ऐसा गेम था जो अपने पहले सीजन से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर था, मगर प्लेयर्स धीरे धीरे इस गेम को छोड़ने लगे क्योंकि गेम की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पुअर थी, और एनिमल किंगडम के जो लॉन्ग टाइम प्लेयर्स थे वो भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड। स्ट्रीमर हियोरी जो कि अपनी स्ट्रीम में गेम को लेकर ज्यादातर डिसअपॉइंटेड ही रहती हैं, और हियोरी यहाँ पे स्ट्रीम कर रही थी। हियोरी की वॉचर्स ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने एनिमल आइलैंड का नया गाना सुन लिया था, तो हियोरी ने भी गाने को प्ले करते हुए कहा कि भले ही गाना कितना अच्छा हो, मगर गेम की मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली थी। मगर जब गेम का ओएसटी शुरू हुआ तो हियोरी ने एक शॉकिंग रिएक्शन दिया। वॉचर्स ने भी पूछा कि वो क्या कर रही थी और वो गाने को पूरा सुने। हियोरी भी गाने को पूरा सुन रही थी और वो गाने को सुनते सुनते बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। वॉचर्स भी कह रहे थे कि गाना बहुत ज्यादा अच्छा बना था। हियोरी ने भी रियलाइज कर लिया था कि उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली थी और उन्हें बाकी प्लेयर्स को भी इस बारे में बताना होगा। तो हियोरी ने वहाँ पे एक चैलेंज शुरू कर दिया था और अपने वॉचर्स को कहा कि उन्हें इस गाने को और ज्यादा स्प्रेड करना होगा ताकि गेम के यूजर्स गेम पे वापस आ जाएं। वॉचर्स भी हियोरी से उनके चैलेंज का फॉर्मेट पूछ रहे थे। कुछ समय बाद वॉचर्स ने कमेंट करके बताया कि इस गाने के कंपोजर एचएस थे और वो कंपोजर कोरिया में बहुत ज्यादा फेमस थे और जिन्नी की जो लास्ट एल्बम आई थी वो भी उन्हीं ने प्रोड्यूस करी थी। हियोरी ने भी बताया कि उन्हें जिन्नी के गाने भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। हियोरी का इंटरेस्ट एचएस में उन्हें एक इंक्वायरी बोर्ड में ले आया था और
जैसे जैसे उनका चैलेंज बढ़ रहा था तो धीरे धीरे एचएस टॉप 10 सर्च रैंकिंग्स में आ गए थे। डायरेक्टर चोई भी गाने की सक्सेस की न्यूज देख रहे थे। डायरेक्टर किम ने बताया कि ये बात रिपोर्ट में नहीं थी, मगर जापान में एक चैलेंज शुरू हुआ था जिसकी वजह से गाना और ज्यादा फेमस होता जा रहा था। डायरेक्टर चोई ने भी बताया कि एचएस का टैलेंट चीजों को पॉपुलर बनाने में कुछ ज्यादा ही अच्छा था। डायरेक्टर किम ने भी बताया कि उन्हें पता नहीं था कि वो एचएस को लकी कहें या फिर कुछ ज्यादा ही स्किल्ड, और एचएस की सक्सेस को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा था कि एचएस के पास स्किल और लक दोनों ही है और एचएस भी और आगे जाने वाले हैं। डायरेक्टर चोई को भी पता था कि डायरेक्टर किम सब कुछ खुद ही मैनेज करते हैं और डायरेक्टर किम ने एक्सटर्नल सक्सेस में कभी भी बिलीव नहीं करा था, मगर अचानक से वो उस पर इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं तो देख के ऐसा ही लग रहा था कि डायरेक्टर किम को भी कुछ ऐसा मिल गया था जिसे में वो बिलीव कर पा रहे थे। तभी डायरेक्टर किम के पास गेम की कंपनी से एक मेल आ गया था। डायरेक्टर चोई ने पूछा कि मेल किस बारे में था। डायरेक्टर किम ने डायरेक्टर चोई को बताया कि कंपनी एचएस के गाने का मीनिंग पूछना चाहती थी क्योंकि गाने का टाइटल एम्प्टीनेस था। डायरेक्टर चोई ने डायरेक्टर किम से पूछा कि एचएस ने उन्हें उनके गाने का मतलब बताया है। डायरेक्टर किम ने बताया कि एचएस ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था और इसका मतलब कुछ ऐसा ही होगा जो लोग आजकल अंदाजा लगा रहे हैं। और यहाँ एचएस गाने के टाइटल एम्प्टीनेस का मतलब बता रहे हैं और बता रहे हैं कि मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया है और यहाँ गाने का कुछ भी एक्सटर्नल मीनिंग नहीं है। एम्प्टीनेस का मतलब ये है सब खत्म। कोरियन और जापानीज ट्रांसलेशन में ये मीनिंग ये है कि सॉन्ग का जो इमोशन है वही उसका मतलब है। मेरे को नहीं समझ आई बात, कमेंट करो तुम आई हो तो। और फिर डायरेक्टर किम और एचएस गाने के मीनिंग को लेकर थोड़ा बहस करने लगे और मजाक करने लगे और मजाक में डायरेक्टर किम ने एचएस से कहा कि वो गाने का मतलब पब्लिक में कुछ रिलीज करें और एचएस ने गाने का मतलब वो रिलीज कर दिया था। लोग भी इस बात पर रिव्यू कर रहे थे और यहाँ पे एक और पर्सन रिव्यूज को देख रहे थे और बताया कि उनके शो के सिंगर स्टार्स को इसी बस की जरूरत थी और अपने टीम मेंबर को कह रहे थे कि वो चाहते थे कि वो एचएस को मेन जज बनाएं। टीम मेंबर ने बताया कि उन्होंने 5 बार ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी थी मगर सभी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो चुकी थी। पर्सन ने बताया कि वो जेबी का इस्तेमाल कर सकते थे। टीम मेंबर को ये बात समझ नहीं आई और ये पर्सन थे हियोशी। हियोशी ने जेबी के असिस्टेंट के पास कॉल करा था और बताया कि वो के सिंगर स्टार्स की कास्टिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर रहे थे। जेबी के मैनेजर ने बताया कि उन्होंने इस ऑफर को पहले भी रिजेक्ट कर दिया था तो वो इस चीज को लेकर इतना पुश क्यों कर रहे थे। हियोशी ने पूछा कि क्या वो जेबी से डायरेक्टली बात कर सकते थे। भले ही जेबी मैनेजर के साइड में थे मगर मैनेजर ने कहा कि जेबी इस समय बिजी थे तो वो डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते थे। हियोशी ने पूछा कि क्या वो उनका मैसेज पास कर सकते थे। जेबी ने मैनेजर से पूछा कि वो किससे बात कर रहे थे। मैनेजर ने बताया कि वो एक कास्टिंग के लिए कॉल आया था। हियोशी ने भी कॉल पे जेबी को सुन लिया था। मैनेजर ने हियोशी से कहा कि वो अपनी बात कह सकते थे क्योंकि जेबी कॉल पे सुन रहे थे। हियोशी ने जेबी से कॉल पे कहा कि वो हाल ही में एचएस से एक बैठा रहे थे। मैनेजर ने पूछा कि वो इस बात को क्यों पूछ रहे थे। हियोशी ने पूछा कि क्या वो एचएस के साथ एक रीमैच करना चाहते थे। जेबी ने पूछा कि वो किस रीमैच के बारे में बात कर रहे थे। हियोशी ने बताया कि कुछ भी कंफर्म नहीं था मगर एक डिस्कशन चल रही थी कि एचएस उनके शो में आने वाले थे। जेबी ने बताया कि उन्होंने सुना तो ये था कि एचएस कोई भी ब्रॉडकास्ट अपीयरेंस नहीं करते हैं और वो सिर्फ प्राइवेट इंटरव्यू ही करते हैं। हियोशी ने यहाँ पे एक सीधा सीधा झूठ बोला और कहा कि अगर जेबी शो पे आएंगे तो एचएस भी वहाँ पे शो पे जरूर आएंगे और वो उनके रीमैच के लिए वहाँ पे उन्हें एक प्रॉपर स्टेज देना चाहते थे और जब शो टॉप 10 पे आएगा तो वहाँ पे एक कंपटीशन होगा जिसमें दोनों कंपोजर के बनाए हुए गानों के बीच में होगा और सब कुछ हियोशी की टीम हैंडल करेगी और जेबी को सिर्फ वहाँ पे एक अच्छा गाना बनाना होगा। जेबी भी इस बात को सुनते हुए एचएस के एक स्टेटमेंट को याद कर रहे थे जिसमें एचएस ने जेबी को उनकी बेट के हारे हुए डोनेशन के बारे में कहा था। हियोशी ने सोचा उनका प्लान वर्क नहीं कर रहा था मगर जेबी ने बताया कि अगर एचएस वहाँ पे आएंगे तो जेबी भी वहाँ पे जरूर आएंगे और यहाँ एचएस जो कि अपने स्टूडियो में थे वहाँ पे सिंगर मून से रिक्वेस्ट कर रहे थे। एचएस ने सिंगर मून से कहा कि वो अपने वर्ड्स को सोच समझ के बोले क्योंकि लोग वहाँ पे उनकी बातों को गलतफहमी में ला सकते हैं कि सिंगर मून यहाँ पे एचएस से एक कॉन्सर्ट के बारे में एग्रीमेंट करना चाहते थे। डायरेक्टर किम भी वहीं थे और उन्होंने वहाँ पे फोन पे कुछ देखा और कहने लगे कि वो बिना एग्रीमेंट के आर्टिकल को रिलीज कैसे कर सकते हैं और यहाँ आर्टिकल में ये लिखा था कि जेबी के स्टार्ट सिंगर में एक जज बन गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो एच के साथ जज बनते हैं। तो कुछ आर्टिकल्स ये आने लगे कि क्या जेबी और एचएस यहाँ पे एक और कंपटीशन करने वाले हैं और ये कंपटीशन के स्टार्ट सिंगर शो में होने वाला है। के स्टार्ट सिंगर प्रोडक्शन टीम ने एक आर्टिकल निकाल दिया था जिसमें स्टेटमेंट ये थी कि शो के फाइनल्स में जेबी और एचएस के ओरिजिनल गाने इस्तेमाल होने वाले थे। एचएस को भी के स्टार्ट सिंगर के बारे में याद था और इस शो का पहला सीजन बहुत बड़ा हिट हुआ था और शो की ऑडिशन की रेटिंग अब तक के किसी भी प्रोग्राम में सबसे ज्यादा थी जिसकी वजह से ये शो 10 सीजन तक चला था और इस शो की वजह से काफी नए ऑडिशन प्रोग्राम भी शुरू हुए थे। सिंगर मून ने भी बताया कि उन्हें भी के स्टार सिंगर से एक कास्टिंग ऑफर आया था मगर सिंगर मून ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनके पहले से कॉन्सर्ट के शेड्यूल थे और उन्हें टीवी की अपीयरेंस पसंद नहीं थी। एचएस ने बताया कि उनके जजेस के लाइनअप की ग्रेड को देख के तो यही देखा जा रहा था कि प्रोडक्शन टीम बहुत ज्यादा डिटरमेंट थी। डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि क्या वो फिर से जेबी
जेबी से कम्पीट करने वाले थे। एचएस ने बताया कि वो जेबी में अब इंटरेस्टेड नहीं थे। किम ने बताया कि वो एक ऑफिशियल आर्टिकल रिलीज कर देंगे जिसमें वो उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। सिंगर मून जो एचएस को उनके कॉन्सर्ट में बुलाने की कोशिश कर रहे थे तो एचएस के स्टार सिंगर के बारे में सोच रहे थे। के स्टार सिंगर के हिट होने के बाद काफी नए प्रोग्राम शुरू हुए थे मगर बहुत कम को सक्सेस मिली थी। एचएस को भी लगा उनके सक्सेस का कारण उनकी प्रोडक्शन टीम हो सकती थी। एचएस को भी अचानक से याद आया कि उन्होंने के स्टार सिंगर अपनी पास्ट लाइफ में उनका पहला पॉडकास्ट देखा था और शो के सेकंड राउंड में वहां पे एक पर्सन आया था जिसने स्टेज पे बैठ के एक परफॉर्मेंस दी थी और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी। सिंगर ने वहां पे एक खुद का लिखा हुआ गाना गाया था और वो गाना एचएस को एक एज्ड वाइन जैसा लग रहा था मगर जजेस सिंगर का टैलेंट पहचान नहीं पाए थे और बताया था कि सिंगर की आवाज गाने से मैच नहीं हो रही थी तो इसलिए उन्होंने सिंगर को पहले राउंड में रिजेक्ट कर दिया था जिसके बाद वो सिंगर गायब हो गया था। एचएस ने सिंगर से रिजेक्ट होने के बाद एक्सपेक्ट तो यही करा था कि सिंगर बाद में भी गाने बनाएंगे मगर जब एचएस एक कंपोजर बन गए थे और उन्होंने भी सिंगर को ढूंढने की कोशिश करी थी तो वो सिंगर को ढूंढ नहीं पाए थे। तो एचएस ने डायरेक्टर किम से कहा कि वो जाना चाहते थे। डायरेक्टर किम ने पूछा कि वो कहाँ जाने की बात कर रहे थे तो एचएस ने बताया के सिंगर स्टार। डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा मगर एचएस को तो अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं था। एचएस ने बताया कि ये बात सच थी मगर वो अपनी जिंदगी जैसा चाहते थे वैसा तो नहीं बिता सकते थे और एचएस ने इसके बाद डायरेक्टर किम को एक पेन ड्राइव दे दी थी जिसमें उनका नया गाना था और ये गाना भी कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक हमिंग गाइड ही थी। डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि क्या उन्होंने गाने के लिए सिंगर को डिसाइड कर लिया था। एचएस ने बताया कि गाने के लिए उन्हें रिन सही लग रही थी तो डायरेक्टर किम ने भी कहा कि रिन फिर से बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली थी और रिन यहाँ पे गाने की प्रैक्टिस कर रही थी और एचएस का ये गाना चेरी ब्लॉसम्स के नए सीजन से इंस्पायर था। रिन भी एचएस के स्टूडियो में आ गई थी और उन्होंने एचएस से कहा कि उन्होंने कभी भी डाउट नहीं करा था कि वो उन्हें दोबारा बुलाएंगे। एचएस ने रिन से कहा कि वो कुछ ज्यादा ओवर स्टेटमेंट कर रही थी और पूछा कि क्या उन्होंने प्रैक्टिस करी थी। रिन ने बताया कि जब से उन्हें गाने की फाइल मिली थी तो वो तब से प्रैक्टिसिंग कर रही थी। एचएस ने रिन से कहा कि वो वार्म अप करे और गाने के लिए तैयार हो जाए और एचएस भी जब प्रोड्यूसिंग के लिए तैयार हो रहे थे तो उन्होंने रिन के पेपर्स देखे और पेपर्स में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट थी और उन्होंने कंपोजिंग शुरू कर दी थी और कुछ समय बाद कंपोजिंग खत्म हो गई थी। रिन ने एचएस से पूछा कि क्या वो वहां पे एंड कर रहे थे। एचएस ने बताया था कि सेशन कंप्लीट हो गया था। रिन ने एचएस से पूछा कि क्या उनकी तबीयत ठीक तो थी और क्या वो गाने की कंपोजिंग नाम की तो नहीं कर रहे थे क्योंकि वो वहां पे अनॉयड थे। एचएस ने जब नाम की सुना तो वो थोड़ा गुस्सा हो गए। रिन ने कहा कि वो ऐसा नहीं कह रही थी। रिन अभी भी श्योर नहीं थी कि क्या एचएस उन्हें अप्रूव कर रहे थे और या रिन ने इतनी इंप्रूवमेंट कर दी थी कि वो एचएस के स्टैंडर्ड पे आ गई थी क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सेशन बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो गया था और वहां पे सिर्फ 3 ही टेक्स हुए थे। डायरेक्टर किम भी वहां पे आ गए थे तो रिन और एचएस ने भी डायरेक्टर किम को ग्रेट करा। एचएस ने डायरेक्टर किम को बताया कि उनकी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। डायरेक्टर किम ने भी पूछा कि क्या सच में रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी क्योंकि जब भी एचएस रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहां पे कम से कम 3 ऑल नाइटर्स तो होते ही हैं। एचएस ने डायरेक्टर किम से उनकी बात का मतलब पूछा क्योंकि इस तरह से डायरेक्टर किम तो उन्हें एक इवल कंपोजर कह रहे हैं जो अपने सिंगर को टॉर्चर करते हैं। डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि वो कह तो ऐसे रहे हैं कि वो एक इवल कंपोजर नहीं है। डायरेक्टर किम ने एचएस से कहा कि वो उनसे कुछ कहना चाहते थे और बताया कि एचएस ने जो उन्हें पेन ड्राइव दी थी वो उन्होंने गुमा दी थी। डायरेक्टर किम ने इस बात के लिए माफी मांगी और बताया कि उन्होंने पेन ड्राइव को कंपनी के अंदर ही खोया था मगर वो इस बात पर रिलैक्स नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पेन ड्राइव कंपनी के अंदर ही गुम हुई थी। एचएस ने बताया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्टर किम ने बताया कि बहुत बुरी चीज हो सकती थी कि अगर किसी गलत इंसान ने उस पेन ड्राइव को ले लिया हो और ज्यादा प्रॉब्लम ये भी हो सकती थी कि अगर उनका गाना चोरी हो जाए। एचएस ने बताया कि उनके पास ओरिजिनल ऑडियो फाइल थी और अगर किसी इनसाइडर को एक गाना मिला होगा तो वो पेन ड्राइव को वापस कर देगा या फिर उसे डिस्पोज कर देगा और एलएस एंटरटेनमेंट कॉपीराइट को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ये बहुत बड़ा कोई बेवकूफी होगा जिसे कंपनी के अंदर कोई पेन ड्राइव मिली हो और वो इसे खुद इस्तेमाल करे मगर एलएस एंटरटेनमेंट के अंदर ऐसा एक बेवकूफ है और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिन्हें रिन का नया गाना मिला था उन्हें एक और वैसा ही नया गाना मिला था और एचएस ने भी वो गाना सुन लिया था। डायरेक्टर किम भी कह रहे थे कोई एक्सपर्ट ना भी हो तो भी ये पहचान सकता था कि ये गाना एचएस की पेन ड्राइव से ही बना था। एचएस भी इस बात पे एग्री कर रहे थे। डायरेक्टर किम भी एचएस से माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें इस चीज को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए था। एचएस को भी याद आ गया था कि कंपनी में सभी लोगों की इंटेंशन अच्छी नहीं थी। डायरेक्टर किम ने बताया कि गाने के अंदर सब कुछ सही में था और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये गाना टीम 1 ने सबमिट करा था। एचएस ने पूछा कि क्या ये डायरेक्टर पार्क की ही टीम है। डायरेक्टर किम भी कह रहे थे कि कोई पर्सन ऐसा क्यों ही
भी करेगा। और एचएस से कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो प्लेगरिज्म का एविडेंस लेके टीम 1 की मैनेजमेंट के पास भेज देंगे। एचएस ने डायरेक्टर किम को रोक लिया था और कहा कि वो वहां पे खुद जाएंगे। और यहाँ एलएस एंटरटेनमेंट में डायरेक्टर पार्क एक सिंगर से मिलके जा रहे थे और सिंगर का नाम था कैंग, और कैंग अपना सोलो डेब्यू करने वाले थे। डायरेक्टर पार्क ने यह भी सुना था कि एक मेजर ऑडिशन प्रोग्राम शुरू होने वाला था और प्रोग्राम का नाम था के सिंगर स्टार। डायरेक्टर पार्क ये सब सुनते हुए जा ही रहे थे, लेकिन वहां तभी एक जोर से आवाज आई और यहाँ एचएस और डायरेक्टर किम थे। डायरेक्टर किम कह रहे थे कि वो वहां पे एक रिक्वेस्ट कर रहे थे और उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास ऑडियो फाइल भेजी थी वो उसकी रिलीज को रोक दे। डायरेक्टर किम ने बताया कि जिस दिन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास अपना गाना भेजा था तो उसी दिन टीम 1 ने एक बहुत ही सेम गाना वहां पे सबमिट करा था। तो वो जानना चाहते थे कि आखिर वहां पे चल क्या रहा था और वो टीम 1 से उनके थॉट्स को पूछना चाहते थे। टीम 1 के मेंबर ने कहा कि क्या वो ये कहना चाहते थे कि टीम 1 के मेंबर ने टीम 2 के गाने को प्लेगराइज करा था। एचएस ने कहा कि वो बात को इनडायरेक्टली कह रहे थे, मगर उनके कहने का मतलब बिल्कुल यही था। टीम 1 के मेंबर यहाँ पे और ज्यादा चिल्लाने लगे। तभी वहां पे डायरेक्टर किम आ गए थे और उन्होंने पूछा कि आखिर वहां पे चल क्या रहा था। टीम 1 के मेंबर ने डायरेक्टर को पार्क को बताया कि टीम 2 वहां पे अक्यूज कर रही थी कि टीम 1 ने उनका गाना चुराया था। डायरेक्टर पार्क ने एचएस से कहा कि क्या एचएस को ऐसा लग रहा था कि वहां पे उनके कुछ गाने हिट हो गए थे तो वो कंपनी में कुछ भी कर सकते थे। एचएस ने बताया क्योंकि वहां पे डायरेक्टर पार्क आ ही गए थे तो वहां पे वो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और बताया कि उन्होंने स्प्रिंग सीजन के लिए गाना तैयार करा था और उन्होंने एक पेन ड्राइव जिसमें गाना था डायरेक्टर किम को दी थी और गलती से वो पेन ड्राइव वहां से गायब हो गई थी। फिर जब गाना कंप्लीट हुआ और उन्होंने जब वो गाना डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा तो डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि उनके पास टीम 1 से भी एक सेम गाना आया था। डायरेक्टर पार्क ने एचएस से पूछा कि क्या उनके पास इस बात का कुछ भी प्रूफ था। एचएस ने बताया कि उनके पास प्रूफ तो नहीं था, मगर टाइमिंग देख के वो कोइंसिडेंस तो नहीं कह सकते थे और मेन पॉइंट ये था कि यहाँ पे प्लेगरिज्म हुआ था। पार्क ने बताया कि वो प्लेगरिज्म वर्ड कुछ ज्यादा ही इजीली बोल रहे थे और आज के टाइम पे एक समय पे बहुत ज्यादा गाने रिलीज होते हैं और सिर्फ कुछ वर्ड्स को मिला के वो प्लेगरिज्म तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे। एचएस ने बताया कि डायरेक्टर पार्क वहां पे गाने को सुन के खुद ये देख सकते थे कि वहां पे प्लेगरिज्म हुआ था या नहीं हुआ था। डायरेक्टर पार्क ने कहा कि उन्हें गाने सुनने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे एचएस की टीम ने गाने को चुराया था। एचएस ने बताया कि उन्होंने डायरेक्टर किम को यूएसबी देने से पहले गाने का कॉपीराइट ले लिया था। डायरेक्टर किम ने भी ये बात एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एचएस ने डायरेक्टर पार्क से पूछा कि क्यों ना इस चीज को वो सेटल करें और आखिर देखें ये गाना किसने पहले बनाया था। एचएस ने बताया कि ये बात गलत नहीं थी कि डायरेक्टर पार्क अपनी टीम के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे थे, मगर डायरेक्टर किम किसी के प्रोफेशन को ऐसे वहां पे खत्म नहीं कर सकते थे और उम्मीद तो यही करेंगे कि वो इस चीज को अच्छी तरह से हैंडल करें और जजमेंट बिल्कुल सही रखें। डायरेक्टर पार्क ने अपने टीम मेंबर से पूछा कि क्या उन्होंने जो गाना भेजा था वो प्लेगराइज था, तो टीम मेंबर ने इस बात पे एग्री कर लिया। तो पार्क ने टीम मेंबर से डायरेक्टली पूछा कि क्या उन्होंने स्प्रिंग एंडिंग गाना खुद बनाया था। टीम मेंबर यहाँ पे हेजिटेट करने लगे और डायरेक्टर पार्क से माफी मांगने लगे। वहाँ पे एक और पर्सन थे और वो टीम मेंबर पे चिल्लाने लगे और कहने लगे कि वो एक कंपनी के कंपोजर के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे और क्या उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि एलएस एंटरटेनमेंट कॉपीराइट्स को कितनी अच्छी तरह से डील करती है। टीम मेंबर ने बताया कि उन्हें पता नहीं था ये गाना कंपोजर एचएस का था और जब उन्हें वो पेन ड्राइव मिली तो उन्होंने क्यूरियोसिटी के लिए गाने को चेक करा था और फाइल में कुछ भी नेम नहीं था और उसमें सिर्फ हमिंग थी, तो उन्हें लगा कि वो गाना सिर्फ एक डेमो था। पर्सन ने कहा कि वो सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहे हैं और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे उन्होंने क्या लगा, क्योंकि जो भी उन्होंने करा था वो गलत था। टीम मेंबर ने बताया कि वो बहुत समय से एक अच्छा गाना नहीं बना पा रहे थे और क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी तो उन्होंने ये डिसीजन टीम की मदद के लिए किया था। वहाँ पे वो पर्सन फिर से टीम मेंबर पे चिल्लाने लगे और कहने लगे यहाँ पे सभी गलती उन्हीं की। डायरेक्टर पार्क ने वहाँ पे डायरेक्टर ओ को रुकने के लिए कहा और बताया कि वो भले कंपोजर पे कितना भी चलाए, वहाँ पे जो चीज हो चुकी थी वो उसे अंडू तो नहीं कर सकते थे। डायरेक्टर पार्क को भी पता था कि एलएस एंटरटेनमेंट कॉपीराइट को बाकी किसी भी कंपनी से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मैनेज करती है और जब भी कोई गाना खरीदा जाता है तो वो गाना एक कंप्लीट लीगल प्रोसेस से गो थ्रू होता है और यहाँ तक कि एलएस एंटरटेनमेंट में कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जब भी कोई प्लेगरिज्म क्लेम होता है तो कंपनी कंपोजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देती है और जो भी रॉयल्टी सेटलमेंट होते हैं सब कुछ रोक दिए जाते हैं। और यहाँ एक कंपोजर ने कंपनी के एक दूसरे कंपोजर का गाना चुरा लिया था, तो यहाँ पे यही कहा जा सकता है कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर चोरी हो गई थी। डायरेक्टर पार्क ने बताया कि ये बात डायरेक्टर किम को पता थी और कुछ समय में ये बात डायरेक्टर चोई और फिर कुछ समय बाद सीईओ के पास ये बात चली जाएगी। डायरेक्टर पार्क ने कहा कि वो इस चीज को कैसे भी हैंडल करने की कोशिश करेंगे और डायरेक्टर ओ से कहा कि वो गाने के डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दे और रिलीज को भी कैंसिल कर दे और टीम 1 से कहा कि वो जब भी कम्पीट करे तो वो अपनी स्किल सही करें। डायरेक्टर पार्क ये बात कह के जा रहे थे। ये बात कह के डायरेक्टर पार्क बाहर गए ही थे। टीम 1 वहाँ पे बात करने लगे कि ये बात है भी वो पर्सन रहा था जिसने जो डॉक्यूमेंट एचएस के लिए आया था खुद
ले लिया था। और ये बात कि वहाँ पे स्किल से कम्पीट किया जाए डायरेक्टर पार्क के कैरेक्टर में बिल्कुल भी नहीं थी, मगर डायरेक्टर पार्क ने सिर्फ ये बातें सुनी और कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चले गए। और यहाँ के स्टार सिंगर का थर्ड राउंड चल रहा था। जजेस भी यहाँ पे आपस में मिल रहे थे और जज बता रहे थे कि थर्ड राउंड में भी वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग थे और बात कर रहे थे कि अगर वो वहाँ पे पूरी रात भी रुके तो वहाँ पे सबके ऑडिशन तो नहीं हो पाएंगे। हियोशी ने बताया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि काफी मेंबर्स तो इतने नर्वस होंगे तो वो वापस चले जाएंगे और कुछ पेरेंट्स वहाँ पे ऑडिशंस को होने नहीं देंगे। जज ने जब वहाँ पे खाली सीट देखी तो पूछा कि क्या वो सीट जेबी के लिए थी। हियोशी ने बताया कि जेबी वहाँ पे एक मेन जज थे मगर ऑडिशन के लिए वो वहाँ पे दूसरी लोकेशन पे थे और वो सीट थी वो थी एचएस के लिए और एचएस भी वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया था। जजेस ने एचएस को वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करा था। एचएस ने बताया कि उन्होंने पर्सनल रीजंस के लिए हेलमेट पहन रखा है। जज ने बताया कि वो जब तक जजिंग करेंगे तो वहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे बाकी लोग भी थे और वो बात कर रहे थे कि एचएस ने हेलमेट क्यों पहन रखा है और वो बात कर रहे थे कि उन्होंने कुछ रूमर सुने थे कि एचएस के फेस पे एक बहुत बड़ा बर्थमार्क था या फिर उनकी चिन थोड़ी ज्यादा अजीब और र्यूमर्स भी इतने सारे थे तो वहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं था और शो के प्रोड्यूसर को भी पता था क्योंकि वहाँ पे एचएस हेलमेट पहन के आए थे तो इस बात को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न थे। एचएस ने जज बनने के लिए कुछ कंडीशंस दी थी जिसमें कुछ कंडीशंस मेनली उनके हेलमेट के लिए थी और एक कंडीशन ये थी कि उनकी जजमेंट को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता था। मेंबर बता रहे थे कि लोग एचएस के फेस को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस थे और अगर एचएस किसी भी एपिसोड में अपना हेलमेट नहीं हटाएंगे तो लोगों का इंटरेस्ट बहुत जल्दी चला जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो शो को बाद में बॉयकॉट करें और बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स भी आए। और ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर भी कह रहे हैं कि वो हेलमेट के साथ किसी को शो में तो नहीं आने दे सकते हैं। प्रोड्यूसर ने बताया कि एचएस की साइड ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी और ये चीज बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं होती थी और इसीलिए वहाँ पे वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर के पास आए थे ताकि वो इन इश्यूज को रिजोल्व कर सके। क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूसर से पूछा कि क्या वो उन्हें रिजल्ट को प्रॉमिस कर सकते हैं और अगर ऐसा होगा तभी वो डायरेक्टर से कुछ जस्टिफिकेशन ले पाएंगे। प्रोड्यूसर ने बताया कि ये बहुत ऑब्वियस बात और वो इस ऑडिशन प्रोग्राम को कोरियन इंडस्ट्री का बेस्ट ऑडिशन प्रोग्राम बनाने वाले थे। और एचएस के हेलमेट के अलावा वहाँ पे जो कंडीशन थी वो थी जेबी की कॉन्ट्रैक्ट फी और उनकी एपिसोड फी, मगर उसी वजह से वो एचएस के अपीयरेंस को कंफर्म कर पाए थे। प्रोड्यूसर ने बताया कि वो सीन को शुरू करने वाले थे। जज ओयंग ने बताया कि वो एचएस से मिलना चाहती थी और उन्होंने एचएस से पूछा कि क्या वहाँ आते हुए ट्रैफिक बहुत ज्यादा था क्योंकि उन्हें आने में थोड़ा लेट कर दिया था। एचएस ने बताया कि वो शूटिंग शुरू होने से पहले आ गए थे तो क्या इस चीज में कोई प्रॉब्लम थी। जज ओयंग को एचएस का रिप्लाई थोड़ा अजीब लगा क्योंकि एचएस पहले तो सही बोल रहे थे। होस्ट ने वहाँ पे शो को शुरू कर दिया था और होस्ट ने बताया कि ऑडिशन का थर्ड राउंड था और यहाँ बैक स्टेज पे स्टाफ मेंबर यहाँ पे योन के पास गई और उन्होंने उन्हें उनका नंबर दे दिया था और कहा कि वो अपनी उसे शर्ट पे लगा ले और जैसे उनके नंबर बोला जाए तो वो स्टेज पे जा सकते थे। के सिंगर स्टार के ऑडिशन का थर्ड राउंड शुरू हो गया था और स्टेज पे वहाँ पे एक पर्सन गिटार पे आ गया था और उन्होंने बताया कि उनका नाम योन था और एचएस ने भी योन को पहचान लिया था। योन के लोनली चाइल्डहुड में ना ही उनके साथ उनकी फैमिली थी ना ही उनके दोस्त था तो सिर्फ इनका गिटार। योन ने भी कहा अगर वो इस ऑडिशन में फेल हो जाएंगे तो वो अपना गिटार बेच देंगे और योन प्रे तो यही कर रही थी कि वो इस ऑडिशन में फेल ना हो। जज ओयंग ने एचएस से पूछा कि क्या वो सिर्फ रिजेक्शन ही देते हैं। एचएस ने बताया कि उनके पर्सपेक्टिव से उनके रिजेक्शन का कारण ये था कि ना ही उनके पास स्किल थी और ना ही पोटेंशियल। जज ओयंग ने बताया कि बात तो यही होगी। एक और जज ने बताया कि एक और पार्टिसिपेंट जुन के यंगर सिबलिंग है। ओयंग ने बताया कि जुनसू वही है जो कि एक बहुत ज्यादा फेमस वोकलिस्ट है तो क्या उनके भाई अच्छा गाना गा सकते थे। ओयंग और दूसरे जज स्पेकुलेट करने लगे कि उनके अकॉर्डिंग फाइनल्स में कौन जाने वाला था। ओयंग ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऑडिशन में एडिशन फाइनल में जाने वाले थे और उन्होंने एडिशन को एक दूसरे प्रोग्राम में भी देखा था जहाँ पे वो फाइनल पे गए थे। जज ने एचएस से एडिशन के बारे में उनके व्यूज पूछे। एचएस ने बताया कि उन्होंने भी वो प्रोग्राम देखा था। कि जज ने पूछा कि क्या एडिशन टॉप 10 में पहुंचने वाले थे। एचएस ने बताया कि उन्होंने एडिशन पे ज्यादा अटेंशन नहीं दी थी। ओयंग ने पूछा कि एचएस को क्या लगता था कि टॉप 10 में कौन पहुंचने वाला था तो एचएस ने वहां पे अपना जवाब दे दिया था और योन स्टेज पे आ गई थी। जज ओयंग ने योन को पहले कभी भी नहीं देखा था तो उन्होंने योयंग को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा। योन ने अपनी इंट्रोडक्शन दी मगर वो इंट्रोडक्शन देते हुए थोड़ा नर्वसली बोल रही थी। जज ओयंग योन को कहा कि वो रिलैक्स करे और वो कंफर्टेबली गाना गा सकती थी तो जब योन ने कंफर्टेबली सुना तो वो जमीन पे बैठ गई। इस बात पे जज भी थोड़ा सरप्राइज थे। योन गाने के लिए
कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि अगर वो ज्यादा ही नर्वस फील कर रही हैं तो वो सभी लोगों को एक डोल की तरह देखें। फिर योन ने गाना गाना शुरू कर दिया और योन ने वहां पे सिर्फ एक लाइन गाई ही थी। जज ओयंग ने उनको रुकने के लिए कहा और बताया कि इतनी परफॉर्मेंस काफी थी। ओयंग भी सोच रही थी कि उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन गाई थी। जज ओयंग के अकॉर्डिंग योन की आवाज चार्मिंग थी, मगर योन की गाने की प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं थी और उसी के साथ योन के फंडामेंटल्स भी बहुत ज्यादा कम थे। जज ओयंग को एक बोनस ये भी मिला क्योंकि ये परफॉर्मेंस सबको देखने के लिए डिप्रेसिंग भी थी और ये शो एक बहुत हाई लेवल कंपटीशन होने वाला था। तो जज ओयंग के पास योन के टैलेंट को पॉलिश करने का टाइम नहीं था, इसीलिए जज ओयंग ने योन को एलिमिनेशन के लिए वोट कर दिया था। दूसरे जज ने बताया कि योन की आवाज बहुत ज्यादा चार्मिंग थी मगर उनकी स्किल लैक कर रही थी, तो उन्होंने भी एलिमिनेशन के लिए वोट कर दिया था। होस्ट योन को स्टेज से जाने के लिए कह ही रहे थे, मगर एचएस ने एक सवाल पूछा और पूछा कि क्या वो वहाँ पे उनका सुपर पास इस्तेमाल कर सकते थे। जजेस ने ये बात एक्सपेक्टेड नहीं करी थी। योन ने भी जब एचएस को देखा वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई और ऑडिशंस के बाद कुछ न्यूज आर्टिकल्स आए। कुछ आर्टिकल्स इस बारे में थे कि वहाँ पे जो सरप्राइज जज होने वाला था वो एचएस होने वाले थे और शो ने भी एक आर्टिकल निकाल दिया था कि एचएस ने अपना सुपर पास इस्तेमाल कर दिया। जेबी भी ये न्यूज देख रहे थे और वो कह रहे थे कि ये सब चीटिंग थी क्योंकि एचएस और जेबी की अपीयरेंस कंफर्म के आर्टिकल 3 दिन बाद ब्रॉडकास्ट से पहले रिलीज होने वाले थे और जेबी की एजेंसी भी आर्टिकल रिलीज करने का इंतजार कर रही, मगर यहाँ पे शो ने ही एचएस के बारे में आर्टिकल्स निकाल दिए थे और वो एचएस के सुपर पास को एज ए बेट इस्तेमाल करना चाहते थे। जेबी ने बताया कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी। मैनेजर ने पूछा कि क्या वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के बेट के बारे में बात कर रहे थे। जेबी ने बताया कि वो एचएस के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि जेबी ने भी एचएस ने जिस पार्टिसिपेंट के ऊपर सुपर पास इस्तेमाल करा था उनकी परफॉर्मेंस की वीडियो देखी थी और वो परफॉर्मेंस उन्हें बहुत ज्यादा खराब लगी थी। जेबी को भी लग रहा था कि ये सब एचएस अटेंशन के लिए कर रहे थे और इसी के साथ के सिंगर स्टार के ऑडिशन खत्म हो गए थे। कुछ समय बाद एचएस का नया गाना चेरी ब्लॉसम्स भी रिलीज हो गया था और एक ही दिन में बाद वो चार्ट्स में भी आ गया था। के स्टार सिंगर का पहला एपिसोड रिलीज ही होने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे एचएस एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन से मिले। यहाँ पर एचएस और डायरेक्टर पार्क बात कर रहे थे। डायरेक्टर पार्क ने बताया कि एचएस के नए गाने की मेलोडी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा गाना एचएस ने बनाया था। एचएस ने पूछा कि क्या यही बात कहने के लिए डायरेक्टर पार्क उनका कंपनी के बाहर इंतजार कर रहे थे क्योंकि एचएस को लग रहा था कि वो बात कुछ और करना चाहते थे। डायरेक्टर पार्क ने बताया कि एचएस सही कह रहे थे और वो वहाँ पे उनकी टीम की तरफ से जो प्लेगरिज्म हुआ था उसको रिजोल्व करने आए थे। डायरेक्टर पार्क ने बताया कि टीम 1 ने जो गाना सेंड करा था तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया था। डायरेक्टर पार्क को भी पता था कि प्लेगरिज्म एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू था और वो ये नहीं चाहते थे कि एचएस इस बात को सिर्फ टाल दे और डायरेक्टर पार्क ने भी कहा कि एचएस उन्हें जो भी पेनल्टीज देंगे वो सब डायरेक्टर पार्क एक्सेप्ट करेंगे। एचएस ने ये बात एक्सपेक्ट नहीं करी थी क्योंकि अब तक डायरेक्टर पार्क एचएस पर अटैक कर रहे थे, तो वो अचानक से यहाँ पे ऐसे बात क्यों कर रहे थे और क्या डायरेक्टर पार्क अपने टीम मेंबर को सच में प्रोटेक्ट करना चाहते थे। एचएस ने डायरेक्टर पार्क को बताया कि सब कुछ नेचुरल कोर्स पे आ गया था, तो वहाँ पे डायरेक्टर पार्क को कोई भी डिसएडवांटेज और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्टर पार्क ने एचएस से पूछा कि क्या उन्होंने ये बात हायर अप्स को रिपोर्ट नहीं करी थी। एचएस ने बताया कि उन्होंने ऐसा नहीं करा था। डायरेक्टर पार्क ने इस बात का कारण पूछा। एचएस ने बताया कि कारण ये था कि चेरी ब्लॉसम्स बिना किसी प्रॉब्लम्स के रिलीज हो गया था, तो एचएस के पास ये बात रिपोर्ट करने का कोई भी कारण नहीं था। डायरेक्टर पार्क भी अपने पास्ट के बिहेवियर के बारे में सोच रहे थे और अपने सभी एक्शंस को रिग्रेट कर रहे थे। एचएस ने बताया कि उन्होंने सभी तरह की अच्छी और बुरी चीजें देखी थी, मगर फ्यूचर में एचएस ये चाहते थे कि डायरेक्टर पार्क अपने एक्शंस को पॉजिटिव में ही रखें। डायरेक्टर पार्क ने भी अपने सभी एक्शंस के लिए माफी मांग ली थी और यहाँ पे डायरेक्टर किम कह रहे थे कि उन्होंने एचएस से बहुत रिक्वेस्ट करी थी, मगर एचएस ने उन्हें नहीं बताया था कि उन्होंने सुपर फास्ट किस पे इस्तेमाल करा था। और यहाँ पे के स्टार सिंगर का पहला एपिसोड रिलीज हो गया था। पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में वहाँ पे जजेस बैठे हुए थे और ऑडिशन हॉल दिखाया जा रहा था। उसके बाद सभी 8 कंटेस्टेंट्स को दिखाया जा रहा था और जजेस की आपस में डिस्कशन हो रही थी। और फाइनली जब स्क्रीन पे एचएस आए तो व्यूअर्स भी कह रहे थे कि वहाँ पे सच में एचएस थे, मगर एचएस ने हेलमेट क्यों पहन रखा था। एपिसोड में फिर योन की परफॉर्मेंस की बारी आ गई थी। योन ने एपिसोड में अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और योन भी जब फ्लोर पे बैठी तो व्यूअर्स को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी और योन ने एपिसोड में अपनी पहली लाइन गा दी थी और जज ओयंग ने योन को रोक लिया था। व्यूअर्स भी कह रहे थे कि योन की आवाज तो अच्छी थी, मगर गाने का मूड बहुत ज्यादा अजीब था और योन की टेक्निक भी बहुत ज्यादा नॉर्मल थी। दोनों ही जजेस ने योन को एलिमिनेट कर दिया था। एपिसोड में फिर एचएस ने कहा कि वो योन पे अपना सुपर पास इस्तेमाल करना चाहते थे और इसी मोमेंट पे एपिसोड खत्म हो गया था। व्यूअर्स भी कह रहे थे कि एपिसोड जल्दी खत्म क्यों हो गया था और एचएस ने आखिर ऐसा क्यों किया था। व्यूअर्स बात कर रहे थे कि एचएस के इस डिसीजन का कारण क्या था और उन्होंने योन पे सुपर
सुपर पास इस्तेमाल क्यों करा था। डायरेक्टर किम भी कह रहे थे कि एचएस ने कहा था कि वो ब्रॉडकास्ट देखें, मगर उन्हें फिर से एक और वीक इंतजार करना होगा। योन ने भी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट देखा था और वो भी रिमेम्बर कर रही थी कि जब एचएस ने उन पे सुपर पास का इस्तेमाल करा था। योन सोच रही थी कि एचएस ने उन पे सुपर पास का इस्तेमाल क्यों करा था, मगर उन्होंने डिसाइड करा कि वो कुछ भी ओवरथिंक नहीं करेंगे और इस सवाल का जवाब उनके पास ही होगा। मेन राउंड के शूटिंग का दिन आ गया था। स्टाफ मेंबर एचएस के हेलमेट में माइक लगा रही थी और सभी प्रिपरेशन के बाद एचएस जजेस के पास आ गए थे। जज ने जज ओयंग से पूछा कि एचएस ने हेलमेट क्यों पहन रखा था और क्या एचएस वहाँ पे कॉमेडी करने आए थे। जज ओयंग ने बताया कि हेलमेट सबसे लीस्ट चीज थी क्योंकि एचएस का सुपर पास का इस्तेमाल करना कुछ ज्यादा ही अलग बात थी। जेबी ने भी सुना था कि एचएस अपना फेस नहीं दिखाते हैं, मगर जब जेबी ये चीज खुद देख रहे थे तो उन्हें ये चीज और ज्यादा रिडिकुलस लग रही थी। जज ने जेबी से पूछा कि क्या वो एचएस से मिले हुए थे। जेबी ने बताया कि ये उनकी एच के साथ पहली मीटिंग। शो के अनाउंसर ने बताया कि उन्हें पहला शूट करना था तो जजेस आपस में एक नेचुरल कन्वर्सेशन करें। जज ओयंग ने बताया कि वो किस कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस को देखने के लिए एक्साइटेड थी और बाकी जजेस भी कुछ कंटेस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे। जेबी ने बताया कि वो सबसे ज्यादा योन में क्यूरियस थे क्योंकि एचएस ने उन पे सुपर पास का इस्तेमाल करा था। जेबी ने भी सुपर पास के बारे में न्यूज देखी थी और वो भी देखना चाहते थे कि आखिर योन कितनी अमेजिंग है। ओपनिंग शूट खत्म होने के बाद मेन जजिंग शुरू हो गई थी। बहुत कंटेस्टेंट्स आके अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे और क्योंकि रिकॉर्डिंग सेशन बहुत ज्यादा लंबा चल रहा था तो वहाँ पे जजेस और कंटेस्टेंट्स दोनों ही टायर्ड हो रहे थे। स्टेज पे अगले कंटेस्टेंट आ गए थे और वो थे योन। जजेस कह रहे थे कि योन के पास का एटमॉस्फेयर कुछ अलग लग रहा था। जज ने बताया कि वो फाइनली के सिंगर स्टार के पहले सीजन के सबसे बड़े कंटेस्टेंट को देख रहे थे। योन ने जज से पूछा कि क्या वो उनके बारे में बात कर रहे थे। जज ने बताया कि वो वही कंटेस्टेंट थे जिन पे एचएस ने अपना सुपर पास इस्तेमाल करा था। योन ने बताया कि वो एचएस की इस बात पे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थी। जज ने योन से पूछा कि क्या वो मेन राउंड में वो गाना गाने वाली थी जो एचएस ने उनके लिए चूज करा था। योन ने इस बात पे कंफर्मेशन दी। जज ने योन से कहा कि वो आखिरी बार एलिमिनेट होने वाली थी। जज उम्मीद करेंगे कि वो एचएस के लिए इस बार अच्छी परफॉर्मेंस दे। योन फिर से स्टेज पे बैठ गई थी और एचएस ने योन की तरफ देख के खुद के ऊपर पॉइंट करा। ये देख के योन ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी थी। योन के परफॉर्मेंस का इंट्रो बहुत ज्यादा सोलफुल था। जज सोच रहे थे कि क्या यहाँ पे योन की आवाज सॉन्ग को थोड़ा खराब करने वाली थी, मगर जब योन ने गाना शुरू करा तो वहाँ पे सभी जजेस सरप्राइज हो गए थे और इस बार योन की परफॉर्मेंस रोकी नहीं गई थी। योन की परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी और यहाँ परफॉर्मेंस से पहले योन को शो के स्टाफ मेंबर बता रहे थे कि योन के लिए ये गाना बिल्कुल परफेक्टली असाइन हुआ था और ये गाना योन ने जो अभी तक गाया था एक अलग लेवल पे होने वाला था। योन इस बात पे डाउटफुल थी, मगर सभी जजेस ने योन को पास दे दिया था। जज ओयंग ने बताया कि जब उन्होंने योन को ऑडिशन में देखा था और वो योन को अब देख रही थी तो वो बिल्कुल अलग पर्सन की तरह दिख रही थी और ऑडिशन में जज ओयंग ने कहा कि योन की आवाज गाने से नहीं मिल रही और बात ये थी कि वहाँ पे गाना ही प्रॉब्लम था और उन्हें योन की ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। योन ने इस बात पे जज ओयंग को थैंक यू कहा। जज ने बताया कि उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि योन की परफॉर्मेंस एक रिदम सॉन्ग के साथ इतनी अच्छी सूट करेगी और योन ने इस गाने की वाइब बिल्कुल चेंज कर दी थी और वो भी योन के अगले परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। एक और जज ने बताया कि उन्होंने योन के ऑडिशन की परफॉर्मेंस नहीं देखी थी, मगर अगर वो वहाँ पे इतनी ही स्किल होती तो वो भी उन्हें सुपर पास दे देते। जेबी ने भी सुना था कि जब कोई इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा समय बिता देता है तो उस पर्सन की इंस्टिंक्ट डल हो जाती है। जेबी जिन्होंने योन की परफॉर्मेंस दर्जनों बार देखी थी और वो खुद की प्रोड्यूसिंग की स्किल को इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट कहते हैं, वो इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि उन्होंने उनके पोटेंशियल को डिस्कवर नहीं करा था। एचएस ने योन से कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो भी अगले राउंड के लिए एक्साइटेड थे। योन ने थैंक यू कहा। शूटिंग खत्म हो गई थी और जज बात कर रहे क्या सिर्फ एक गाने को चेंज करने से परफॉर्मेंस बिल्कुल बदल सकती है और एचएस से पूछा कि क्या एचएस ने ये बात ऑडिशन में ही प्रेडिक्ट कर ली थी। जज ओयंग ने बताया कि सभी लोग आजकल एचएस के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात कारण वहाँ पे देख लिया था क्योंकि एचएस के अलावा योन का टैलेंट किसी ने भी नहीं पहचाना था। स्टेज पे फिर नेक्स्ट परफॉर्मर आ गए थे और उन्होंने बताया कि उनका नाम कैंग था। एचएस ने भी जब कैंग का नाम सुना तो उन्हें याद आया कि कैंग एलएस एंटरटेनमेंट के ट्रेनी ही थे। कैंग की परफॉर्मेंस के बाद कैंग ने भी वहाँ पे राउंड को पास कर लिया था। जज ओयंग ने कैंग से पूछा कि वो बहुत ज्यादा अच्छा तो फील कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने एचएस के सामने एचएस का गाना गाया था और एचएस ने वो गाना अप्रूव कर दिया था। जज ने बताया कि कैंग के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा सॉलिड थे और उनके स्टेज पे प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थे। बाकी जजेस भी कैंग की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे थे। एचएस ने जब कैंग की परफॉर्मेंस देखी तो उन्होंने देखा कि कैंग उस तरह के सिंगर हैं जो किसी भी गाने को आसानी से गा सकते हैं, मगर एचएस ने कैंग को अपनी पिछली लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। मगर एचएस को यकीन था कि कैंग इस राउंड के बाद बहुत ज्यादा फेमस होने वाले थे। होस्ट ने
ने एचएस से उनका फाइनल रिव्यू पूछा। एचएस ने कैंग को उनका गाना चूज करने के लिए थैंक यू कहा और बताया कि कैंग में एक नेचुरल स्टार बनने की क्वालिटी है, मगर एचएस ये नहीं कह सकते थे कि कैंग की नेचुरल वॉइस अच्छी थी। कैंग भी ऑडिशन के बाद एचएस की इस बात के बारे में सोच रहे थे। कैंग को भी पता था कि वो अपनी नेचुरल वॉइस को सिर्फ एफर्ट से तो ओवरकम नहीं कर सकते थे। कैंग फिर वहाँ पे बस में आ गए थे और बस में वो योन के पास गए और बताया कि वो कैंग थे और पूछा कि क्या वो उनके साथ बैठते थे। बस पार्टिसिपेंट्स को लेके जा रही थी और पूरे रास्ते में कैंग सिर्फ बातें करते जा रहे थे। योन भी सोच रही थी कि कैंग सभी लोगों में से उनके साथ ही क्यों बैठे थे। योन ने कैंग से पूछा कि उन्हें उनके बारे में कैसे पता था। कैंग ने बताया कि ये बात अजीब होती कि उन्हें योन के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि योन को एचएस से एक सुपर पास मिला था और योन के बारे में सभी लोग बात कर रहे थे। योन भी अपनी तारीफ सुन के थोड़ा शाई फील कर रही थी। कैंग ने भी कहा कि योन ज्यादा इजीली एम्बैरेस हो रही थी और योन से पूछा कि उनका ऑडिशन में आने का कारण क्या था। योन ने इस बारे में कुछ जवाब नहीं दिया। कैंग ने भी योन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करे और कहा कि वो वैसे भी कॉम्पिटिशन्स में एक दूसरे को मिलने ही वाले थे, तो वो एक दूसरे को धीरे धीरे जान सकते थे। होस्ट ने बताया कि टोटल 100 लोगों ने पहले राउंड को कंप्लीट कर लिया था और ये अच्छी बात थी कि उन्होंने थोड़ा रेस्ट करा था, पर वहां पे बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला था और अब सभी पार्टिसिपेंट्स को एक कंपटीशन कंप्लीट करना था और सेकंड राउंड में वहां पे सभी जजेस के एक सॉन्ग थे। होस्ट ने बताया कि एक जज को सिर्फ 20 ही लोग चूज कर सकते थे और वो मिशन को तब बताएंगे जब सभी लोग अपने जज को चूज कर लेंगे। कैंग को पता था कि वहां पे सभी सिंगर और कंपोजर बहुत ज्यादा फेमस थे और ये मिशन शायद 1 वर्सेस 1 होने वाला था। एचएस के नाम के सामने ज्यादा लोग नहीं जा रहे थे, तो वो भी वही सोच रहे थे जो कैंग सोच रहे थे कि एचएस से पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मगर जब कैंग ने ये देखा कि योन ने एचएस को चूज करा था, तो कैंग ने भी अपने जज को चूज कर लिया था। जजेस को चूज करने के बाद होस्ट ने बताया कि अगला राउंड होने वाला था 1 वर्सेस 1 और पार्टिसिपेंट वहां पे लिखे हुए गाने को किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक बोर्ड पे गा सकते थे। पार्टिसिपेंट्स ने ये बात एक्सपेक्ट तो करी, मगर जब होस्ट ने ये कहा कि टाइम लिमिट सिर्फ 3 ही घंटे की थी, तो लोगों ने ये बात एक्सपेक्ट नहीं करी थी। कैंग को पता था कि एचएस के गाने को 20 लोगों ने चूज करा था, तो वहां पे 10 लोग सर्वाइव करने वाले थे। होस्ट ने फिर वहां पे मैचअप के लिए एक व्हील घुमा दिया था और 1 वर्सेस 1 के लिए पार्टिसिपेंट चूज किए जा रहे थे और अगले मैच के लिए जब व्हील घुमाया गया तो वहां पे नाम आया योन और कैंग का। योन और कैंग ने ये बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी और यहाँ कैंग के पास्ट में कैंग अपने डैड को कह रहे थे कि वो एक सिंगर बनना चाहते थे। कैंग के डैड ने कैंग को कहा कि बात बहुत अच्छी थी कि ये बात वो उन्हें शेयर कर रहे थे। कैंग ने अपने डैड को बताया कि वो सबसे बेस्ट सिंगर बनना चाहते थे। कैंग के डैड जो कि थे डायरेक्टर पार्क ने कहा कि उन्हें कैंग का एम्बिशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा और वो कैंग को अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए जो भी चाहिए वो देंगे। कैंग भी इस कंपटीशन को अपनी सक्सेस के लिए एज ए स्टेपिंग स्टोन इस्तेमाल करने वाले थे और उसके लिए कैंग को वहां पे जीतना होगा। कैंग भी जब योन को देख रहे थे तो वो भी याद कर रहे थे कि जब उन्होंने जज ओयंग ने योन की परफॉर्मेंस का रिव्यू दिया था और कैंग भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थे जब योन की परफॉर्मेंस कुछ ही समय में इतनी ज्यादा चेंज हो गई थी। कैंग के पास कैंग के मैनेजर का मैसेज आ गया था। कैंग के मैनेजर ने उनके लिए सॉन्ग भेज दिया था। कैंग को भी पता था कि उन्हें वहां पे गाना अच्छी तरह से गाना होगा और अप्रूव होना होगा। होस्ट ने बताया कि वहां पे सिर्फ 30 मिनट बचे थे। कैंग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वहां पे सिर्फ उन्हें गाने की प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि उनके मैनेजर ने उनके पास एक अरेंज वर्जन भेज दिया था। कैंग को भी लग रहा था कि वो इस राउंड में योन को बीट कर सकते थे, मगर जब कैंग ने योन को देखा तो योन अभी तक अपने गाने को अरेंज कर रही थी। जजेस आपस में बात कर रहे थे क्योंकि वहां पे टाइम बहुत कम था, तो सभी लोगों की गाने की एडजस्टमेंट लगभग सेम ही थी और एक 1v1 बैटल में किसी को एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। तो दूसरे जज ने बताया कि ये बात सिर्फ जज ओयंग के लिए थी, क्योंकि वो जज दोनों को ही एलिमिनेट करना चाहते थे। जजेस ने फिर एचएस से पूछा। एचएस ने इस बात पे एग्री करा। जज ओयंग ने भी पूछा कि क्या वो दोनों को ही एलिमिनेट करना चाहते थे। एचएस ने इस बात से एग्री करा। एचएस ने बताया कि ये बात कहना कि प्रैक्टिस के लिए टाइम बहुत कम था और बहुत ज्यादा नर्वसनेस से उन्होंने गलतियां कर दी थी और वो यूजुअली ऐसे नहीं है। ये सब बातें स्टेज पे आने के बाद एक्सक्यूजेस ही होती हैं और जब वो कंपटीशन में है तो वो सर्वाइवल में फेल तो नहीं हो सकता। और नेक्स्ट परफॉर्मेंस थी योन और कैंग की। होस्ट ने योन को बताया कि पहले परफॉर्मेंस कैंग देंगे और उसके बाद योन ये बात सुन के स्टेज के साइड में आ गई थी। जज ओयंग ने बताया कि ये बैटल एक म्यूजिशियन और एक आर्टिस्ट के बीच में होने वाली थी। जजेस भी कह रहे थे कि ये बैटल एक तरह से शो के बेस्ट में होने वाली थी। जज ओयंग ने बताया कि प्रोडक्शन टीम के इस मूव की वजह से उन्हें इन दोनों में से एक को एलिमिनेट तो करना ही होगा। योन भी जब स्टेज पे थी तो वो भी देख रही थी कि सेट वहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ा था। जजेस ने कैंग से पूछा कि क्या उन्होंने कम समय में भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन दी थी। कैंग ने बताया कि वो वहाँ पे अपना बेस्ट
पब्लिसिटी देने वाले थे। कैंग के गाने की अरेंजमेंट ओरिजिनल सॉन्ग में बहुत ज्यादा ऑल्टरेशन करने के बाद करी गई थी, और क्योंकि ये गाना एचएस का था जो कि जिनी ने गाया था, तो कैंग ने जिनी की भी बहुत ज्यादा लाइव परफॉर्मेंस की वीडियोस देखी थी और गाने में खुद के भी एडलिप्स डेवलप करे थे। कैंग भी वहां पे ये प्रूव करना चाहते थे कि वो योन से बेटर इंस्ट्रूमेंट है। कैंग ने इस कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी थी। योन भी देख रही थी कि कैंग की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी और भले ही सॉन्ग में इमोशन कुछ डीप थे मगर वो इतने ज्यादा हैवी नहीं लग रहे थे। योन भी सोच रही थी कि कैंग इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स इमोशंस इतना रिलैक्स एक्ट करते हुए कैसे गा रहे थे। कैंग की परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी। जज ओयंग ने बताया क्योंकि ये एक 1v1 तो वो अपनी इवैल्यूएशन योन की परफॉर्मेंस के बाद देंगी। कैंग को लग रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस काफी होने वाली थी। योन स्टेज पे आ गई थी। जजेस ने योन से उनकी इस राउंड के बारे में उनकी फीलिंग के बारे में पूछा। योन ने एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया। जज ओयंग ने बताया कि वो देख रही थी कि योन वहां पे फिर से गिटार का इस्तेमाल करने वाली थी और वो भी देखना चाहती थी कि वो जिनी के गाने में किस तरह की परफॉर्मेंस गिटार के साथ देंगी, और योन से कहा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को शुरू कर सकती थी। कैंग देख रहे थे कि योन की आंखें एचएस पे ही फिक्स थी और योन ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू दी थी। जे भी देख रहे थे कि योन की परफॉर्मेंस एक मिशन के साथ शुरू हुई थी और योन की मेलोडी थोड़ी अलग थी, मगर तभी योन की गिटार की परफॉर्मेंस थोड़ी इंटेंस हो गई। जे भी देख रहे थे कि योन ने एक बीट से वहां पे पूरे वेन्यू में इमोशंस को ओवरड्राइव में ला दिया था। ओरिजिनली ये गाना एक स्लो टेम्पो में था। ना ही सिर्फ योन ने 3 घंटे में ओरिजिनल सॉन्ग में इतने ज्यादा चेंजेस कर दिए थे, मगर उसी के साथ साथ उस गाने को योन ने बिल्कुल परफेक्टली अपने स्टाइल में परफॉर्म करा था। जेबी ने भी उसी मोमेंट में रियलाइज करा कि एचएस ने कौन सा टैलेंट रिकॉग्नाइज करा था जो जेबी नहीं कर पाए थे, और योन को उनके ऑडिशन के बाद एक अलग डायरेक्शन में भेज दिया था, वो भी सिर्फ एक गाने को चेंज करके। योन की परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी और योन के पास कोई भी रिग्रेट्स नहीं थे। योन भी कंफ्यूज थी कि कोई भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा था। जेबी ने योन से पूछा कि उन्होंने इस गाने को ऐसे क्यों अरेंज करा था। योन ने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो इस तरह से गाने को अरेंज करेंगी तो वो गाना उनके लिए बेस्ट सूट करेगा, और माफी मांगी क्योंकि उन्होंने कभी भी गाने की अरेंजमेंट को फॉर्मली स्टडी नहीं करा था। जेबी भी देख रहे थे कि योन ने ये गाना अपने इंस्टिंक्ट पे अरेंज करा था और योन को बताया कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी थी। जजेस फिर डिस्कस कर रहे थे कि वो किस पार्टिसिपेंट को एलिमिनेट करें और किसे नहीं। सभी जजेस एक एक करके कैंग और योन के परफॉर्मेंस को बता रहे थे और दोनों ही परफॉर्मेंस में डिफरेंस को देख रहे थे और इस बात पे फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे थे कि प्रोडक्शन टीम ने इन दोनों को आखिर पेयर क्यों करा था। एचएस ने वहां पे सजेस्ट करा कि क्यों ना वो एक मेजोरिटी वोट करें और बिना दूसरे जजेस के बारे में सोचे एक पर्सनल वोट दे। कुछ समय बाद होस्ट ने अनाउंसमेंट करी कि अब वो बताने वाले थे कि एच के ग्रुप में से कौन एलिमिनेट होने वाला था, और जो भी पार्टिसिपेंट एलिमिनेट नहीं होगा वो अपने आप अगले राउंड में चला जाएगा, और एलिमिनेशन के बाद एलिमिनेटेड पर्सन कुछ भी कहे स्टेज से चला जाए। होस्ट ने बताया कि जो पार्टिसिपेंट एलिमिनेट होने वाला था वो थे कैंग। कैंग इस बात पे शौक थे। होस्ट ने बताया कि जजेस ने एचएस के ग्रुप में से जो 20 परफॉर्मेंस सुनी थी, कैंग की परफॉर्मेंस उस 20 में से सेकंड बेस्ट थी, और भले ही ये बात कहने में थोड़ी क्रूर लगे मगर कैंग का मैचअप इस बार बैड लक में हुआ था। कैंग इस बात से सैड थे मगर उन्होंने स्टेज पे सिर्फ थैंक यू कहा और वो स्टेज से जा रहे थे। कैंग जजेस से एक दूसरे चांस के बारे में भी नहीं कह पाए थे और ना ही वो अपनी कंपनी में कॉल करके कुछ स्ट्रिंग्स को पुल कर सकते थे, क्योंकि कैंग को भी पता था कि योन की विक्ट्री वेल डिजर्विंग थी, मगर फिर भी कैंग इस बात पे बहुत ज्यादा सैड थे क्योंकि कैंग ने भी जीतने की कोशिश में कुछ गलत मेथड्स का इस्तेमाल करा था, और वो इस बात पे भी थोड़ा खुश थे क्योंकि जब उन्होंने ये देखा था योन ने 2 घंटे अपने गाने को अरेंज करने में बिताए थे, मगर एंड में कैंग योन का एडमायर कर रहे थे क्योंकि योन ने अपने म्यूजिक पे कभी भी डाउट नहीं करा था। कैंग वहां पे घर नहीं जाना चाहते थे और वो स्टेज पे थोड़ा और समय बिताना चाहते थे। एचएस ने कैंग से पूछा कि वो सिंगिंग कंटिन्यू तो करने वाले थे। कैंग भी एचएस की आवाज सुनकर थोड़ा सरप्राइज थे। एचएस ने कैंग से पूछा कि क्या वो एक बार फेल होकर गिव अप करने वाले थे। कैंग ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे और वो अपनी सिंगिंग की कंटिन्यू करेंगे। एचएस ने फिर कैंग को एक कार्ड दे दिया था और बताया कि वो कैंग को फ्यूचर में गाना देंगे। एक पर्सन योन को ऑडिशन देख रहे थे और स्क्रीन को देखते हुए कह रहे थे कि वो उन्हें माफ नहीं कर सकते हैं, और यहाँ योन जो डायरेक्टर पार्क से पूछ रहे थे कि वो उन्हें सब क्या दे रहे थे। डायरेक्टर पार्क ने बताया कि ये सब डिशेस थी। योन ने भी देखा कि वहाँ पे कुछ ज्यादा ही डिशेस थी मगर ये सब डिशेस रेडिश की थी। डायरेक्टर पार्क ने बताया कि उन्होंने सुना था कि एचएस को रेडिश कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो इसीलिए वो सुबह जल्दी उठ के रेडिश से मिलती हुई सभी डिशेस ले आए थे। कैंग को ये बात ज्यादा समझ तो नहीं आई मगर उन्होंने डायरेक्टर पार्क को थैंक यू कहा और वो वहाँ से चले गए थे। डायरेक्टर पार्क भी अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एचएस ने भी जब कैंग का रेज्यूमे देखा था तो वो देख के उन्हें पता चल ही गया होगा कि कैंग एलएस एंटरटेनमेंट के ही ट्रेनी है, मगर क्योंकि अब
डायरेक्टर पार्क और एचएस में सब ठीक था वो थोड़ा एम्बेरस फील कर रहे थे। और यहाँ कैंग जो एचएस का इंतजार कर रहे थे, एचएस भी वहाँ पे आ गए थे। कैंग ने जब एचएस की आवाज सुनी तो वो भी समझ गए थे कि वो एचएस और वो सरप्राइज्ड एक्ट कर रहे थे। एचएस ने पूछा कि वो इतने सरप्राइज क्यों थे। कैंग एचएस को देख के ये सोच रहे थे कि एचएस कुछ ज्यादा ही यंगर थे। कैंग ने एचएस को जो भी साइड डिशेस डायरेक्टर पार्क ने उन्हें दी थी एचएस को दे दी थी। एचएस ने बताया कि ये सब नेसेसरी नहीं था। कैंग ने बताया कि वो पैसे नहीं थे और उन्होंने सुना था कि उन्हें रेड डिश पसंद थी तो उनके लिए रेड डिश की डिशेस लेके आए थे। एचएस ने भी पूछा ये बात उनसे किसने कही थी। कैंग ने एचएस से पूछा कि क्या वो सच में कंपोजर एचएस ही थे। एचएस भी सर पे हाथ रखते हुए बोलने लगे कि क्या कैंग को लगता था कि वो एक फेक थे। तभी एचएस को याद आया कि वो हेलमेट पहनना भूल गए थे। कैंग ने बताया कि वो किसी चीज को लेके क्यूरियस थे और उन्होंने सुना था कि टीम 1 और टीम 2 के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे, जिस वजह से एचएस भी थोड़ा हर्ट फील कर रहे होंगे। एचएस ने कहा कि ये बात क्यों होगी और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना चाहते थे जो उन्हें पसंद था और एचएस को फर्क नहीं पड़ता था कि उनका इंस्ट्रूमेंट किसी भी टीम में हो। कैंग ने भी जब इंस्ट्रूमेंट सुना तो वो खुश हो रहे थे और बताया कि उन्होंने अपना बहुत ज्यादा टाइम एचएस के सॉन्ग्स को ट्रेन करने में बिताया था और जब सॉन्ग चूज करने की बारी आई थी तो उन्होंने एचएस का सॉन्ग चूज करा था। कैंग एक्साइटेड होते जा रहे थे और एचएस को अपने बारे में बताते जा रहे थे और कह रहे थे कि वो एचएस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे। एचएस ने कहा कि कैंग अपने आप को कंट्रोल करें और अगर कैंग उनके साथ काम करना चाहते हैं तो उन्हें एक टेस्ट को क्लियर करना होगा। कैंग ने एचएस के टेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। एचएस ने मजाक करते हुए कहा कि अगर उन्हें नाक से गाना पड़ा तो क्या वो फिर भी गाएंगे। कैंग को ये बात समझ नहीं आई। एचएस ने बताया कि वो मजाक कर रहे थे। एचएस ने कैंग को बताया कि वो उन्हें समर के कॉन्सेप्ट का सॉन्ग देने वाले थे और उन्होंने उनके चेरी ब्लॉसम के सॉन्ग को तो सुना ही होगा जिस सॉन्ग का कॉन्सेप्ट स्प्रिंग पे था और वो एक समर कॉन्सेप्ट के ऊपर एल्बम बनाने वाले हैं। और कैंग को बताया कि जैसे ही सॉन्ग फिनिश होता है तो वो उन्हें उनके स्टूडियो में बुला ले। कैंग भी ये बात समझ गए थे और वो वहां से जा रहे थे। डायरेक्टर पार्क ने कैंग को रोक लिया था और कैंग को हग कर लिया था और हग करते हुए बताया कि वो फिर से के स्टार सिंगर पे जाने वाले थे। कैंग इस बात पे थोड़ा कंफ्यूज थे और इस बात का कारण ये था कि शो की एक पार्टिसिपेंट जिनका नाम था डाजिन, जिन्होंने जजेस पे कोई भी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन नहीं छोड़ा था, मगर क्योंकि वो टॉप 10 में सिलेक्ट हो गई थी तो उसके बाद उनके स्कूल बुलिंग के बहुत ज्यादा आर्टिकल्स रिलीज हो रहे थे, जिस वजह से प्रोडक्शन टीम ने उन्हें निकाल दिया था और कैंग को शो पे वापस बुला लिया था। और प्रोडक्शन टीम के लिए एक बात यही बची थी कि वो जजेस को एक एग्रीमेंट पे लिखी है जिस एग्रीमेंट में वो टॉप 10 को पहले से चूज करेंगे। और यहाँ पे प्रोड्यूसर संगजिन और क्रिएटिव प्रोड्यूसर बैठे हुए थे। एचएस और डायरेक्टर किम भी वहाँ पे आ गए थे। क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने बताया कि वो एचएस को बताना चाहते थे कि के स्टार सिंगर के टॉप 10 कौन होने वाले थे और उन्होंने डायरेक्टर किम से बात कंफर्म करी कि क्या कैंग एलएस एंटरटेनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है। डायरेक्टर किम ने ये बात कंफर्म करी। क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने बताया कि जैसा वहाँ पे एचएस और डायरेक्टर किम को पता ही होगा कि इन सब ऑडिशन प्रोग्राम के कैंडिडेट पहले से ही डिसाइडेड होते हैं और क्योंकि प्रोग्राम के रिलेशनशिप मेजर कंपनीज के साथ होते हैं तो इसीलिए टॉप 10 फाइनलिस्ट भी डिटरमाइन हो जाते हैं। इसीलिए क्रिएटिव प्रोड्यूसर एचएस को उनके पहले से डिसाइडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रहे थे और वो जज करते टाइम इन सब का ध्यान रखें। प्रोड्यूसर संग ने बताया कि लिस्ट में कैंग भी पहले से डिटरमाइंड है। एचएस ने योन के बारे में पूछा। प्रोड्यूसर संग ने बताया कि वो योन को एलिमिनेट करने वाले थे। एचएस ने क्रिएटिव प्रोड्यूसर से पूछा कि कैंग और योन ही प्रोग्राम के दो सबसे बड़े आउटपुट्स हैं। क्रिएटिव प्रोड्यूसर बहाना बनाने लगे और बताने लगे कि योन और कैंग का बस खत्म हो रहा था और पहले से स्पोर्ट्स भी फुल हो गए थे तो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ने डिसाइड करा था कि वो और पैसे इस पे नहीं लगा सकते थे। कैंग ने क्रिएटिव प्रोड्यूसर से पूछा कि क्या उनकी कंपनी को कैंडिडेट्स की एजेंसी से भी इन्वेस्टमेंट मिली थी। क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने इस बात पे एग्री करा और बताया कि पहले एक पार्टिसिपेंट ऐसी थी जो टॉप 10 में नहीं थी और उनका नाम ली यू था, मगर बाद में ली यू का कॉन्ट्रैक्ट JN एंटरटेनमेंट के साथ हो गया था और JN एंटरटेनमेंट ने उन्हें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज में दी थी अगर ली यू टॉप 2 में आई। डायरेक्टर किम भी समझ गए थे कि JN एंटरटेनमेंट CEO वू की ही कंपनी होगी। डायरेक्टर किम ने फिर कैंग के बारे में पूछा और बताया कि LS एंटरटेनमेंट ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी और क्या वो कैंग को उनके बैकग्राउंड के लिए प्रमोट कर रहे थे और वो LS एंटरटेनमेंट के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते थे। प्रोड्यूसर्स ने इस बात पे एग्री करा। एचएस भी समझ गए थे क्योंकि योन किसी एजेंसी के साथ नहीं थी तो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इस चीज से कोई भी पैसा नहीं कमा सकती थी। क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने बताया क्योंकि उन्हें पता था कि एचएस योन पे नजर रख रहे थे तो इसीलिए वो अलग से मीटिंग करके उन्हें बात बता रहे थे। एचएस ने बताया कि वो
जैसा चाहे वैसा कर सकते थे और वो इस चीज में इंटरफियर नहीं करेंगे, मगर अगर यही कारण है तो वो शो को छोड़ रहे हैं। इस बात पे दोनों प्रोड्यूसर हैरान हो गए और उनसे पूछा कि वो अचानक से शो को छोड़ क्यों रहे हैं। एचएस ने बताया कि उनके शो को ज्वाइन करने का कारण योन ही थी और क्योंकि अब वो पर्पस वहाँ पे नहीं है तो उनके पास प्रोग्राम में भी रहने का ज्यादा कारण नहीं है। प्रोड्यूसर ने एचएस से कहा कि वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं और क्या वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने की पेनल्टी से नहीं डर रहे हैं, और गुस्सा होकर कहा कि क्या वो दोबारा टीवी पे नहीं आना चाहते हैं। एचएस ने बताया कि उनके लिए पेनल्टी कुछ भी नहीं थी और वो सबको पे कर देंगे, और प्रोड्यूसर ही थे जो उनके पास एचएस के पास आए थे क्योंकि एचएस कभी भी टीवी पे भी नहीं आना चाहते थे और एचएस को टीवी पे कोई एक्टिविटीज चाहिए भी नहीं थी और उन्हें ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ उनके रिलेशनशिप से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। डायरेक्टर किम भी एचएस को देखते हुए उनकी तारीफ कर रहे थे। प्रोड्यूसर ने फिर एचएस किम से कहा कि वो एचएस को रोक क्यों नहीं रहे थे। डायरेक्टर किम ने क्रिएटिव प्रोड्यूसर से पूछा कि क्या उन्हें लगता था कि वो एचएस को रोक सकते थे। एचएस ने फिर कहा कि अगर वो इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे तो क्यों ना वो उन्हें जस्टिफिकेशन दे जिसकी वजह से योन टॉप 10 में आ जाए, और एचएस ने ये बात योन को बता दी थी और बताया कि अब टॉप 10 नहीं टॉप 11 होने वाले थे। योन भी बहुत ज्यादा हैरान थी और योन ने पूछा कि क्या वो सच में योन को एलिस एंटरटेनमेंट से एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। उसने बताया क्योंकि योन के पास कोई भी एजेंसी नहीं थी तो वो इसलिए टॉप 10 से बाहर निकालनी जा रही थी, और बताया कि एचएस के लिए ये बात जरूरी नहीं थी कि वहाँ पर योन पास होनी चाहिए थी और उनका एलिस एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना भी जरूरी नहीं था, मगर एचएस को योन का टॉप 10 में ना आने का कारण सही नहीं लग रहा था। योन कह ही रही थी कि क्या ये बात अनफेयर नहीं थी, तो एचएस ने कहा कि रूल्स को ब्रेक करना या फिर रूल्स को थोड़ा घुमाना, और क्या यही थॉट्स योन को कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से रोक रहे हैं। योन को पता था कि वो सिर्फ एक पार्टिसिपेंट थी और वो प्रोड्यूसर के डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती थी। योन का गैस भी यही था कि इसीलिए एचएस और एलिस एंटरटेनमेंट उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे थे। तो योन ने पूछा कि क्या सच में उनकी वर्थ इतनी इन्वेस्टमेंट जितनी थी, और नर्वस होते हुए बताने लगी कि वो एचएस की जजमेंट को डाउट नहीं कर रही थी, मगर उनके लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा अनफेमिलियर लग रहा था और वो चिंता में थी कि अगर वो उनके एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। एचएस ने बताया कि ऐसा नहीं होने वाला था और वो पैथेटिक एक्ट करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। डायरेक्टर किम ने भी कहा कि वो योन को पैथेटिक तो कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। एचएस ने बताया कि योन एक इंस्ट्रूमेंट से वो प्ले करना चाहते हैं और उनकी वैल्यू उनके करंट ऑफर से बहुत ज्यादा है। योन ने भी जब ये बात सुनी तो उन्हें उनका पास्ट याद आ गया जब उन्होंने अपने मॉम और डैड को खोया था, जिस बात से वो ज्यादा डरी हुई थी और वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। तो योन ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया था और कहा कि वो और आगे जाना चाहती थी और सिंगिंग करना चाहती थी। और यहाँ पे प्रोड्यूसर संघ ने क्रिएटिव प्रोड्यूसर को भी बता दिया कि योन ने एलिस एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। एचएस और डायरेक्टर किम जा रहे थे तो डायरेक्टर किम ने एचएस को पीछे से रोका और एचएस को बताया कि अगर वो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे रहे हैं तो क्यों ना वो पहले उनसे डिस्कस करें। तो एचएस ने बताया कि वो वैसे भी योन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने ही वाले थे और वहां से जाते हुए कहने लगे कि उन्हें बाद में थैंक्स कहेंगे क्योंकि जब भी वो किसी इंस्ट्रूमेंट को चूज करते हैं तो कभी भी फेल नहीं होता। डायरेक्टर किम ने भी कहा कि वो भी देखना चाहते थे कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्ले करेंगे। और कुछ दिन बाद क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने सभी जजेस को पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि टॉप 11 में आने वाले थे उनकी लिस्ट दे दी थी और बता रहे थे कि वो अपने बाकी सब कैंडिडेट्स की जजमेंट इसी के अकॉर्डिंग रखें। जज ओयंग भी देख रही थी कि वो ये कह रहे थे कि वो जो पार्टिसिपेंट लिस्ट में नहीं थे उनका स्कोर सी दें। जज ओयंग को ये बात कुछ ज्यादा ही लग रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि ऑडिशंस पहले तो रिग्ड होते हैं, मगर वो उम्मीद बेस्ट की ही कर रही थी और उन्हें बात कुछ ज्यादा ही लग रही थी कि यहाँ सिर्फ एक दो नहीं सभी 11 स्पॉट पहले से सिलेक्टेड हो चुके थे। यहाँ पे सीईओ वू कह रहे थे कि पहले तो बात ये थी कि वहाँ पे सिर्फ टॉप 10 होने वाले थे तो लोग तो यही कहेंगे क्योंकि ली यू ने उनकी कंपनी JN एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन को चेंज कर दिया जा रहा था। प्रोड्यूसर संघ ने बताया कि ये बात उनके कंट्रोल में नहीं थी और उन्हें भी पता था कि सीईओ वू लियू को बस एज ए एक्सक्यूज इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हें उनके आर्ट की रेपुटेशन की चिंता बिल्कुल नहीं थी और उनकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट देके लियू को टॉप 10 में डाला था, मगर अचानक से योन भी उसी पोजीशन पे आ गई जिन्होंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी। सीईओ वू ने कहा कि वो पूरी सिचुएशन को जानना चाहते थे। प्रोड्यूसर ने एग्जीक्यूटिव व्यू सीईओ वू एक मैं एग्जीक्यूटिव बोलूंगा, नाम चेंज हो रहा है। सीईओ वू एग्जीक्यूटिव व्यू सेम ही पर्सन है, यही पर्सन है जिसने काम खराब करा था, ब्लैकमेल करना आया था जो। प्रोड्यूसर ने एग्जीक्यूटिव व्यू को बताया कि उन्हें यून के बारे में तो पता ही होगा और बताया कि उन्होंने एलिस एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और क्योंकि मेन जज एचएस इसमें इन्वॉल्व हो गए थे तो इसीलिए सिचुएशन चेंज हो गई थी और बताया कि वहां पे एचएस भी आ गए थे। एग्जीक्यूटिव वू को लग रहा था कि इस सब अनफेयरनेस में गलती डायरेक्टर
किम की थी। डायरेक्टर पार्क भी कैंग के साथ वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने वहाँ पे क्रिएटिव प्रोड्यूसर को कैंग से इंट्रोड्यूस कराया। तभी वहाँ पे डायरेक्टर कैंग ने एचएस को भी देखा और देखा कि एचएस और डायरेक्टर किम एग्जीक्यूटिव वू के सामने खड़े थे। डायरेक्टर किम ने कहा कि उन्होंने एक स्पॉट लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए थे, मगर अचानक से किसी को सेम स्पॉट वो फ्री में मिल गया था। तो एग्जीक्यूटिव वू को ये बात कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही होगी। एग्जीक्यूटिव वू डायरेक्टर किम से कह ही रहे थे कि अगर वो सेम इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वो उनसे लगातार मिलने वाले थे, और वो अगर सिर्फ एचएस की वजह से उनके साथ ऐसा कर रहे थे तो उन्हें उनके रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोचना होगा। डायरेक्टर किम ने बताया कि उनके आपस के बीच का रिलेशनशिप टॉप 11 को फिर से टॉप 10 को नहीं बदलने वाला था, और क्या एग्जीक्यूटिव वू ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। डायरेक्टर पार्क भी वहां पे आ गए थे और उन्होंने एग्जीक्यूटिव वू को अपने पास बुलाया। एग्जीक्यूटिव वू ने भी डायरेक्टर पार्क को ग्रीट करा। डायरेक्टर पार्क ने पूछा कि वहां पे एटमॉस्फेयर ऐसा क्यों था और क्या वो वहां पे कुछ इंटरप्ट कर रहे थे। डायरेक्टर पार्क ने एग्जीक्यूटिव वू से कहा कि वो आपस में ग्रीटिंग्स को प्रॉपर्ली मेंटेन रखें और वो आपस में लड़ाई में टाइम वेस्ट ना करें। एग्जीक्यूटिव वू ने भी कहा कि वो कौन सी लड़ाई की बात कर रहे थे। डायरेक्टर पार्क ने भी कहा कि अगर ये बात नहीं तो वो डायरेक्टर किम से किस बारे में बात कर रहे थे। भले ही एग्जीक्यूटिव वू डायरेक्टर पार्क की कंपनी में काम नहीं कर रहे थे, मगर फिर भी फैक्ट तो ये था कि डायरेक्टर पार्क एग्जीक्यूटिव वू की रैंक से बहुत ज्यादा ऊपर थे, तो वो उनकी बात का डिसरिस्पेक्टफुल जवाब तो नहीं दे सकते थे। डायरेक्टर पार्क ने भी एग्जीक्यूटिव वू से पूछा कि वो कुछ कह तो नहीं रहे थे। डायरेक्टर वू ने बताया कि वो स्काउटिंग कर रहे थे और वो ये बात डायरेक्टर पार्क के सामने नहीं कहना चाहते थे, जो कि डायरेक्टर किम की कंपनी में थे, मगर स्काउटिंग के ऑफर देना बहुत ज्यादा कॉमन बात थी। डायरेक्टर पार्क ने भी कहा कि जब कंपनी में एग्जीक्यूटिव वू और डायरेक्टर किम साथ में थे तो उनके रिलेशनशिप अच्छे थे, तो ये बात नॉर्मल ही थी कि वो बाद में उनको स्काउट करने की कोशिश करेंगे। मगर डायरेक्टर पार्क एग्जीक्यूटिव वू से इस बारे में नहीं पूछ रहे थे और वो डायरेक्टर वू से चाहते थे कि वो उन्हें एक सीधा जवाब दे।